नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। यूपी में इस वक्त सियासी आबो हवा गरमाई हुई है। हर तरफ राजनेता लगातार रैलियों के सहारे जनता के बीच संवाद स्थापित करने में लगे हुए हैं। पूरब हो या पश्चिम या फिर उत्तर हो या फिर दक्षिण, हर तरफ चुनावी शोर है। राजनेता जनसभाओं के जरिए जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अब यूपी की सियासत में वादों की बरसात हो रही है। जहां एक तरफ विपक्षी पार्टी सरकार को 2017 में जनता के किए वादे को याद दिला रही, तो वहीं सरकार जनता के बीच जाकर ये दावा कर रही है कि जो उसने 2017 में जनता से वादे किए थे उनमें 90% से ज्यादा को पूरा कर लिया है। वहीं जो काम बच गए हैं उन्हें भी जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। इसलिए अब जब सभी दलों के नेता एक एक चुनावी दंगल में उतर रहे हैं, तो या तो अपने अपने कार्यकाल में कराए गए कामों को गिना रहे हैं या फिर 2022 को लेकर जनता से वादे कर रहे हैं। वैसे यूपी की राजनीति दावे और वादों की कहानी अलग ही है। यहां कभी कभी राजनेता ऐसे ऐसे वादे भी कर देते हैं जो कभी मुमकिन ही ना हो। आज जब सियासी रण जहां एक तरफ प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव थे, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष से मोर्चा संभाला था गृह मंत्री अमित शाह और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने याद दिलाया कि कैसे 2017 से पहले यूपी में माफियाओं का राज था, लेकिन अब माफिया दूर दूर तक नहीं दिख रहे। अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे पर सियासी दांव खेला और सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश की। मुरादाबाद में प्रियंका गांधी कहां पीछे रहने वाली थीं। उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि आटा, डाटा, बिजली, रसोई गैस सब महंगी हो गई है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की प्रतिज्ञा को चुनाव में निभाने का भी वादा किया। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वादों और दावों की सियासत क्या है। तो यूपी में जारी सियासत के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले अभी मैं अखिलेश जी का भाषण सुन रहा था, टीवी पर चल रहा था कि अपराध बढ़ गया है। अखिलेश जी कहां से चश्मा लाए हो, किस चश्मे से देखते हो? आपके 5 साल और योगी जी के 5 साल मैं तुलना लेकर आया हूं। डकैती में योगी सरकार के शासन में 70% की कटौती हुई है। 70%। पिछली सरकारों के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं था। जहां जातिवाद होगी, जहां वंशवाद और परिवारवाद हावी होगा, वहां विकास और राष्ट्रवाद के लिए कोई जगह कैसे हो सकती है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में शिक्षा के लिए, विकास के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए उनके पास कोई एजेंडा न होने के कारण उन्होंने इस ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया कि सरकार के खजाने से हमें कितना भी पैसा देना पड़े, लेकिन बुंदेलखंड की जनता को भूख से निजात दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और याद होगा आपको, समाजवादी सरकार में समाजवादी पैकेट बांटे करते थे, जिसमें आटा था, चावल थे, आलू था, सरसों का तेल भी था। और कभी गरीब ने नहीं सोचा होगा कि सरकार की तरफ से घी और दूध का मिल्क पाउडर भी मिल जाएगा। समाजवादी लोगों ने उस पैकेट को बांटने का काम किया। आपने पीतल नगरी बनाई, उद्योग नगरी बनाई, अपने हाथों से, अपने खून, अपने पसीने से बनाई। ये सरकार सिर्फ अंधेर नगरी बनाती है और अंधेर नगरी का चौपट राजा है। व्यापार आज पूरे प्रदेश में, युवाओं का भविष्य चौपट है, खेती किसानी चौपट है, महंगाई से घर का बजट चौपट है। आपने देखा होगा 27 नवंबर को यूपी टेट की परीक्षा हुई। 22 लाख युवाओं ने मेहनत की, 2 सालों के लिए काम किया। क्या हुआ? पेपर आउट हो गया।
अब देखिए कि 2017 में बीजेपी ने क्या क्या वादे किए थे। 2017 में युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। सरकार का दावा है कि अब तक 5 लाख युवाओं को नौकरी यानी कि रोजगार मिल चुका है। 2017 में रोजगार का वादा किया था और अब तक जो दावा सरकार कर रही है कि 5 लाख युवा ऐसे हैं जिनको नौकरी सरकार दे चुकी है। विकास पर यह बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। आज रोजगार का जिक्र भी किया गया बीजेपी की रैली में। 2017 में किसानों के लोन और ब्याज को माफ करने का वादा किया था। जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसके बाद कितना ये वादा पूरा हुआ, इस पर बीजेपी की ओर से क्या कुछ कहा गया ये समझिए। 36,000 करोड़ रुपए से 86 लाख किसानों का ऋण माफ हुआ, ये दावा है। अपने वादे पर यह दावा बीजेपी की सरकार कर रही है। इसके साथ ही राम मंदिर बनाने का भी वादा संकल्प पत्र में बीजेपी के शामिल था और इस मुद्दे पर भी बीजेपी खूब इस वक्त बोल रही है। और बीजेपी का ये दावा है टैबलेट और 1 GB इंटरनेट भी देने की घोषणा हमने की थी अपने घोषणा पत्र में। इस पर बीजेपी का क्या कुछ कहना है ये भी समझिए। दरअसल मजदूरों को 2 लाख रुपए तक का फ्री बीमा देने की भी घोषणा हुई थी। ये सारी घोषणाएं चुनाव से पहले की गई थी। 2017 के कानून व्यवस्था 45 दिनों में दुरुस्त करने का वादा किया गया था बीजेपी की ओर से। इस पर कितना सुधार हुआ इसको भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे अपनी चर्चा के दौरान। सरकार बनने के बाद सरकार ने माफियाओं और गुंडों पर कार्रवाई की। ये सरकार कह रही है कि जैसे ही सरकार बनी तुरंत माफिया और गुंडों पर कार्रवाई शुरू हो गई। सूबे में 6 नए एम्स बनाए जाने का ऐलान किया गया था। नए एम्स की बात बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले कही थी। गोरखपुर में एम्स बनाने की प्रक्रिया जारी है। ये बीजेपी का दावा है कि हमने गोरखपुर को एम्स की सौगात दी है। इसके साथ ही फिलहाल 6 एम्स बनाने का वादा पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि 6 एम्स का वादा बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले किया था, लेकिन अभी गोरखपुर में इसकी प्रक्रिया चल रही है। और चलिए कुछ खास मेंबर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। समाजवादी पार्टी विवेक साइलर्स हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक जी आपका स्वागत है। एसबीएसपी से प्रवक्ता जैनेंद्र अर्कवर्षी है। जैनेंद्र जी आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सुधांशु वाजपेयी हैं। सुधांशु जी आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता पुष्पेंद्र श्रीवास्तव हैं। पुष्पेंद्र जी आपका स्वागत है। और बीजेपी से प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह हैं। राघवेंद्र सिंह जी आपका स्वागत है। शुरुआत राघवेंद्र जी आप ही के साथ में कर रहा हूं। कितने वादों को सर पूरा कर पाए हैं? 90% से ज्यादा वादे क्या पूरे हो गए हैं, जैसा कि दावा आपके नेता अपनी रैलियों में कर रहे हैं? निश्चित रूप से जो हमारे नेता कह रहे हैं वो अधिकृत लोग हैं, उनकी बातों पर शक नहीं किया जाना चाहिए। हमारे जो है किसी समय 2017 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार गई थी, बेरोजगारी दर 17.5% थी। विपरीत परिस्थितियों में कोरोना काल में हमने उसको ला करके 6.5% पे खड़ा किया। तो निश्चित रूप से जो 11.5% को हम लोगों ने रोजगार दिया। इसी प्रकार से सरकारी नौकरी, वैसे रोजगार और सरकारी नौकरी का अंतर होता है। सरकारी नौकरी 4.5 लाख से ऊपर हमने देने का काम किया। ओटीओपी के माध्यम से 5,000 करोड़ का ऋण देने का काम किया, जिसमें 25 लाख लोगों को रोजगार मिला। इसी प्रकार से 5 एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है और 90% काम पूरा हो चुका है। 10 महानगरों में मेट्रो का काम हो रहा है, जिसमें आगरा और कानपुर में इस महीने में मेट्रो चलने वाली है। 15 एयरपोर्ट और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे काम हो रहा है, जो बड़े पैमाने पर काम पूरा हो चुका है और काफी एयरपोर्ट पे उद्घाटन भी हो चुका है। इसी प्रकार से एमएसएमई सेक्टर में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया है। 1.5 करोड़ से ऊपर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार दिया गया है। उत्तर प्रदेश से 35 लाख से अधिक गरीबों को आवास हम लोगों ने उपलब्ध कराए हैं। 1.5 करोड़ घरों में मुफ्त बिजली पहुंचाई है। 7 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा हम लोगों ने दिया है। करोड़ों लोगों को मुफ्त शौचालय हम लोगों ने उपलब्ध कराए हैं।
15 जी एम्स भी चल रहा है, उसका भी निर्माण चल रहा है। और देखिए, मैं विपरीत परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ। आपने मेरे शब्दों पे अगर ध्यान दिया हो तो मैं कुछ आंकड़े गिनाना चाहता हूँ। इस प्रकार से अगर विकास की बात करते हैं तो हम लोग फिल्म सिटी बना रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है, लेदर पार्क का चल रहा है। हम लोग जैसे पहले दिन पर हमारी सरकार बनी थी, हम लोगों ने किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया था। पहले से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी विकास और सुशासन के एजेंडे में लगातार काम कर रही है। राघवेंद्र जी, आपके इस दावे पर विपक्ष क्या कुछ कह रहा है, आपके विपक्षी साथी क्या कुछ मान रहे हैं, ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विपक्ष की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और मजबूत भी होनी चाहिए। विवेक साइलर साहब, आपसे मैं समझना चाह रहा हूँ, वादों पर दावे सरकार का किसके सहारे है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने झूठे और खोखले वादों की पोल खुद खोलती। कैसे खोलती है मैं बताऊं। अरबों रुपए का विज्ञापन देते हैं, जिसमें एयरपोर्ट जिसका नाम ले रहे हैं उसमें चीन का स्टारफिश एयरपोर्ट जो बीजिंग का है वो दिखाते हैं जी। फ्लाईओवर में कलकत्ता का फ्लाईओवर दिखाते हैं, फैक्ट्री में अमेरिका की फैक्ट्री दिखाते हैं, और बांध जो बना रहे हैं वो आंध्र प्रदेश की बांध की फोटो दिखा देते हैं, और खूब बड़े बड़े अरबों रुपए के जनता के पैसे से विज्ञापन दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी खुद प्रमाणित करती है, खुद प्रमाणित कर चुकी है कि उसने उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया। अगर काम किया होता, मैं आपसे पूछ रहा हूं, दर्शकों से भी पूछ रहा हूं, अगर काम किया होता उत्तर प्रदेश में 5 साल में इतना ही ज्यादा चमका दिया होता, तो आज रिपोर्ट है कि बिहार और झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश तीसरा सबसे गरीब प्रदेश है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, इन्हीं की गवर्नमेंट की रिपोर्ट। दूसरी बात, इन्हीं की गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, ये भी केंद्र की सरकार के। देखिए, ये सब सिर्फ फर्जी बातें करते हैं और लोगों को ठगने का काम करते हैं। और जैसे मदारी आता है, वैसे ये चुनाव में आके सिर्फ फर्जी बातें करना और झूठ बोलना चालू कर देते हैं। आज बिजली देख लीजिए उत्तर प्रदेश में क्या रेट है, आज पढ़ाई देख लीजिए, दवाई देख लीजिए, महिलाओं को देख लीजिए, किसानों की अभी बात कर रहे थे, किसानों की आय दुगनी 2022 तक करने वाले थे, 28 दिन रह गए हैं 2022 में आने के। तो कह रहे हैं कि आते कर्जा माफ किया कर पाई क्या? वो तो कह रहे हैं कि आते कर्जा माफ किया। अरे किसानों को कुचल के मार डाला साहब, कर्जा माफ करेंगे ये लोग, और संवेदना का एक शब्द नहीं कह पाए। किसानों को कुचल के जिसने मारा उसका बाप आज भी मोदी जी की सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री है कि नहीं है, पूछिए इनसे। और छात्रों की बात करिए, 17 ऐसे क्वेश्चन पेपर है जो इनकी सरकार आने के बाद लीक हो चुके हैं, उसमें परीक्षाएं नहीं हो पाई, जो परीक्षाएं हुई उनके रिजल्ट लटक गए। और ये कह के आए थे कि हम 70 लाख नौकरियां देंगे, ठीक है, आज अपने मुंह से कह रहे हैं 4.5 लाख नौकरी हमने दी। देखिए, और इनके जो प्रमुख है यहाँ उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र देव सिंह, इतनी महंगाई के बाद भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो महंगाई नहीं है, यहाँ तो सब कुछ ठीक है, यहाँ सब कुछ ठीक है, अंडर कंट्रोल है, यहाँ महंगाई नहीं है। अगर ये महंगाई नहीं है तो क्या है महंगाई, जरा इसको बताइए। ठीक है, और कितने लोगों का आप खून चूसेंगे ये बताइए। चलिए, सुधांशु वाजपेयी जी, दावे तो आपके पास है नहीं है, क्या आपके वादों पर जनता विश्वास करेगी सर? इससे पहले भी कांग्रेस ने अपनी 1952 से लेकर 89 का दौर उत्तर प्रदेश के निर्माण का दौर होता है। उत्तर प्रदेश का स्वर्णिम इतिहास है जो कांग्रेस का दौर है। ये 32 साल उत्तर प्रदेश की दुर्दशा के साल हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम है। और इस जनता को ये भी मालूम है, आज माननीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश आ चुकी हैं, तो वो जनता उन पर भरोसा जता रही है कि ये मौका बार बार तो नहीं मिलने वाला। ये भरोसा जो है पहली बार उत्तर प्रदेश को मिल रहा है, उस भरोसे के साथ तो पूरा उत्तर प्रदेश खड़ा हो चुका है। और इसीलिए प्रियंका जी ने कहा कि मैं वादा नहीं कर रही हूँ, मैं प्रतिज्ञा ले रही हूँ, और वो प्रतिज्ञा वो कांग्रेस ले रही है जिसने किसानों का पूरा कर्जा माफ किया। बात नहीं, जिसने करके दिखाया है वो कांग्रेस कह रही है। वो कांग्रेस कह रही है जिसने उत्तर प्रदेश के अस्पताल, मकान, सड़क सब कुछ बनाया। उत्तर प्रदेश में पहला अस्पताल किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया होगा। पहला विश्वविद्यालय किसने खोला? कांग्रेस ने खोला। उस कांग्रेस पर उत्तर प्रदेश की जनता फिर से भरोसा जताने जा रही है। मुरादाबाद की रैली आज यही संदेश दे रही थी। इससे पहले योगी जी के गढ़ में भी करती थी प्रियंका जी, वहां भी प्रियंका जी आपके साथ हम हैं, उत्तर प्रदेश का जनादेश आपके साथ है। प्रियंका जी ने कहा
महिलाओं को संबोधित करते हुए कह दिया है कि अगर उनकी सरकार, हमारी सरकार बनती है तो स्मार्टफोन देंगी, स्कूटी ठीक है। देंगी। और योगी जी की सरकार में महिलाओं का क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश गैंग रेप में नंबर 1 बन चुका है। कैसे इस प्रदेश की मां टिकट बहनें वितरण में बोल भी क्या सकती हैं? महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रहेगी सर? 40% टिकट, 40% टिकट महिलाओं को दिए जाएंगे इस बार उत्तर प्रदेश लेकिन की आपके कुछ बेटियां। नेता तो कह रहे हैं कि जिताऊ और टिकाऊ को हम टिकट देंगे। हाँ जी, वो कहने दीजिए। प्रियंका जी ने वादा किया है, हमारी प्रभारी ने, हमारे चेहरे ने, हमारे, ठीक है। तो प्रियंका जी ने कहा कि 40%। इसका मतलब ये है वो पार्टियां जो चिन्मयानंद और सेंगर जैसों की रक्षा करती हैं, संरक्षण देती हैं, वो जान लें ठीक है। उत्तर प्रदेश की मां बहनें चुप नहीं रहने जा रही हैं। ठीक है। एक एक चीख का बदला लेंगे, ठीक है। एक वोट के साथ वो चलिए, जैनेन्द्र अर्कवंशी जी, राजभर साहब को अब ये समझ आ गया कि जिसके साथ वो सत्ता का सुख भोग रहे थे, दरअसल वही गरीबों और किसानों का खून चूस रहे थे। पराग भाई, ऐसा नहीं है कि जिसके साथ सत्ता का सुख भोग रहे थे, हमारे पास तो 3 साल और भी थे, हम चाहते तो सुख भोग सकते थे। हम अपने कुछ कार्य करवाने आए थे सत्ता में, बहुत से लोगों से हमने वादा किया था जी। और हमारे वादे जो थे वो जब पूरे होते नहीं दिखे तो 2 साल बाद हमने सत्ता का साथ छोड़ दिया। जहां तक रही भाजपा की बात, तो अभी भी उसमें बहुत से लोग ऐसे उनके साथ खड़े हुए हैं जिनके वादे पूरे नहीं हुए। उनमें मैं किसी का आज नाम नहीं लूंगा, आपको पता है, और हम लोगों ने उनके ऊपर भी डिबेट की है कई बार। तो वो लोग आज भी सत्ता के साथ चिपके हुए हैं, सत्ता की चाशनी चाट रहे हैं। अब रही बात जो हमारे राघवेंद्र भाई ने बहुत सी बताई, पहली बात तो इन्हें समझना चाहिए कि एम्स का वादा चाहे मोदी जी करें, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री करे, एम्स जो होता है केंद्रीय उसके नेतृत्व में आता है, केंद्र उसका निर्माण करवाता है, वो छोड़ दीजिए। दूसरा हो गया, आपने कहा नेशनल हाईवे बनवा दिए, नेशनल हाईवे भी छोड़ दीजिए क्योंकि नेशनल हाईवे भी केंद्र के ही अंडर में आता है। तीसरी जो बात हो गई कि हमने किसानों के लिए ये किया, किसानों के लिए मैं पिछले 6 महीने नहीं 1 साल से बोल ही रहा हूं, तो कितने किसान मारे गए, कितने किसानों के ऊपर FIR लिखवाई गई, कितने किसानों को आपने घर से बेघर कर दिया, उनकी आय बढ़ाने के जगह पर उनकी जो लागत होती है वो दुगनी हो गई है, आय आधी रह गई है। आपने बात की थी बेरोजगारी की, बेरोजगारी के ऊपर मैं कई बार आंकड़े सहित बोल चुका हूं। और पराग भाई, सबसे आपको भी हंसी आएगी सुन के, आज से लगभग 20 दिन पहले या 21 दिन पहले हमने बेरोजगारी पर भी एक दिन चर्चा की थी। मैंने उस दिन आपने जो आंकड़े दिखाए वो योगी जी ने जो बताए, तो वो तो खैर वो कहीं से भी जाके कुछ भी बोल देते हैं, आप उसमें चेक करिएगा कि पहले ये कहते थे कि हमने 4 लाख रोजगार दिए और 20 दिन में ये 4 लाख से 8 लाख पहुंच गए। 20 दिन में 8 लाख रोजगार कैसे दे दिए भाई? आज जो अभी भी फाइट चल रही थी, एक जगह लिखा था 8 लाख रोजगार दिए, एक जगह लिखा था 5 लाख रोजगार दिए, तो 20 दिन में 1 लाख भी रोजगार कैसे दे दिए, हमें वही बता दीजिए। और कैसे दिए थे जो 4 लाख, उसका आंकड़ा मैं बाद में ठीक है जैनेन्द्र जी, दोबारा से आपकी जो मांगे हैं वो जातियों से निकलकर और ज्यादा विस्तार रूप ले रही हैं। अब क्या अखिलेश यादव इन सब से सहमत रहेंगे? जी देखिए, जनता के ही मुद्दे के लिए तो अखिलेश भाई हमारे साथ हैं, बाकी लोग हमारे साथ आ रहे हैं और सपा के साथ हम लोग गए हैं, क्योंकि हमें वादा जो किया गया है वो यही किया गया है कि जो भी कार्य है जातियों को लेके, और हमारी पार्टी केवल कुछ जातियों को लेकर नहीं चल रही है। अगर अभी देखेंगे, अभी भी उसमें 7 घटक दल हैं और सभी अलग अलग जातियों के हैं, ऐसा नहीं किसी एक जाति के। उसमें ओवैसी जी का भी स्वागत था, ओवैसी जी भी साथ आए थे लेकिन वो चले गए, लेकिन फिर से देखते हैं बात बढ़ेगी नहीं। उसमें मतलब सभी जाति धर्म का उसमें समावेश है। हमारा कहना है कि सभी का विकास समुचित हो, ऐसा ना हो कि अगर जैसे मोदी जी ने या बाकी लोगों ने कहा बिहार चुनाव से पहले, मोहन भागवत जी ने कहा कि आरक्षण को खत्म करो, तो आरक्षण क्यों खत्म होना चाहिए? अगर किसी को आरक्षण का व्यवस्थाओं को इस तरह से दुरुस्त कीजिए कि उनको आरक्षण का लाभ मिले। आप तो सीधा ये कह रहे हैं आरक्षण को खत्म कर दो। मैं भाजपा के भाई बैठे हैं, राघवेंद्र भाई हमारे बड़े हैं, उनका आशीर्वाद है हमारे ऊपर। मैं पूछना चाहता हूँ क्या आरक्षण को खत्म कर दिया जाए? ठीक है,
क्या क्या आप वोट जो मांगेंगे वो आखिरी समय में आपने कार्य नहीं किया, मंदिर मस्जिद के ऊपर मांगेंगे कि ठीक है। अयोध्या तो झांकी थी, यही 2 दिन से आपके ठीक उप है। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। ठीक है। और उनको टोकने के लिए मुख्यमंत्री सामने नहीं आए, जो उनको झाड़ देते हैं या अपने सामने प्लास्टिक की कुर्सी पर बिठाते हैं, तो उनको डांटने भी नहीं है। इस बात पर क्यों नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ। ठीक क्या है। मंदिर से ही लोगों की रोजी ठीक है, इस रोटी पर अगले बनेगी, राउंड में बाकी सब आऊंगा लोग जैनेन कटोरा जी। लेके मंदिर के बाहर बैठ ठीक है। गए। ठीक है, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, अब मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं सर कि आपका जो फ्री वाला एजेंडा है वो कितना कारगर उत्तर प्रदेश में साबित होगा, क्योंकि यहां तो जाति और धर्म फ्री पॉलिटिक्स है ही नहीं सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी तक की जो राजनीति रही है उसको बदलने के लिए ही आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है जी। और हम उसको बदल करके रहेंगे। और इसका मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली जो हमारी तिरंगा यात्राएं हुई हैं उसमें जिस तरह से लोगों का सहयोग मिला, जिस तरह से लोग सड़क पर निकल करके आए, हमारे साथ हमारा सहयोग किया, उससे बिल्कुल तय हो गया है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था बदलने के लिए आई है और वो सफल होगी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे हैं, अभी इनके मुंह से बड़ा कहने में बहुत अच्छा लग रहा था, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, ये जो लिस्ट लेकर के बैठे थे, पढ़ के सुना रहे थे। लेकिन इनसे जरा ये पूछिए कि बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश की क्या हालत है। उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगार है और वहां जब 1.5 दर्जन से ज्यादा इनके कार्यकाल में परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं, क्यों? पर्चा लीक हो गया। तो बेरोजगारों की ये हालत है कि वो बेरोजगार मांग रहे हैं। पारदर्शिता, सबके लिए पेपर खुला है, इसे पारदर्शिता बोलते हैं। भाई साहब, हम आपके बीच में नहीं बोल रहे, थोड़ा अगर ना इंटरप्ट करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि बेरोजगारी का ये हाल है कि जब युवा लखनऊ की सड़कों पर रोजगार मांगने आता है तो उसके ऊपर योगी सरकार लाठियां बरसाती है। महिलाओं का उत्पीड़न किस तरह से है आपने देखा है कि एटा में एक दलित बालिका की किस तरह से नृशंस तरीके से उसकी हत्या हो जाती है और फिर उसको रात के अंधेरे में 2 बजे पुलिस वाले उसको पेट्रोल डाल के जला देते हैं। इसी तरह से आप कानून व्यवस्था देख लीजिए, मनीष गुप्ता को गोरखपुर में पुलिस वाले मार देते हैं, अरुण वाल्मीकि की हत्या हो जाती है। संदिग्ध परिस्थितियों में आप सिखों की हालत देख लीजिए, वहां क्या हालत है। कस्तूरबा विद्यालय का आपको घटना बार बार हमारे सांसद उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी वो बताते रहते हैं कि किस तरह से वहां पे कोरोना काल में जब स्कूल बंद थे उसके दौरान 9 करोड़ रुपए वहां से खजाने से निकाल लिया जाता, उसकी बंदरबाट कर ली जाती है। स्वास्थ्य का कितना बुरा हाल है। कई बार आप खुद आप पत्रकारों ने खुद दिखाया कि किस तरह से अस्पतालों में डॉक्टरों की कुर्सियों पर आवारा कुत्ते बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें मीडिया ने दिखाई हमको। तो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था लेकिन यूपी सरकार तो अपनी पीठ थपथपाती है बेहतर मैनेजमेंट को लेकर कोविड काल में। सर मैं वही तो बता रहा हूं कि आप बिजली के मामले में देख लीजिए, अनाप शनाप लोगों के बिल आ रहे हैं और उनको चोर साबित करने पे लगे हुए हैं। एक जो आम आदमी है जो एक बल्ब जलाता है घर में, उसको आप 10-10 हजार का 1-1 लाख रुपए का बिल भेज रहे हैं और उसको ही अपराधी घोषित करने में लगे हैं कि भैया तू बिल नहीं जमा कर रहा है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी लेकिन फ्री वाली बिजली देकर व्यवस्था लचर नहीं हो जाएगी जो आपका एजेंडा है। देखिए सर, हम उत्तर प्रदेश की नहीं, आप दिल्ली में देखिए, हमने दिल्ली में सर दिल्ली की और उत्तर प्रदेश की परिस्थिति में अलग अलग डिफरेंस है सर, दोनों में अंतर है। बहुत अंतर है, मैं तो खुद स्वीकार कर रहा हूं, बहुत अंतर है। जिस तरह से दिल्ली का बजट है उस तरह से उत्तर प्रदेश का बजट अलग है। जैसे दिल्ली की जनसंख्या कम, जनसंख्या ज्यादा है, वो सारी चीजें उस पर रेवेन्यू का बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी सब पे होमवर्क करके तब किसी बात को पब्लिक में आती है लेकर के। मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र को सिर्फ इतनी सलाह दूंगा और कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि खुद के बारे में न मुझसे न किसी और से पूछें, बस कुछ देर अपनी आंखें बंद करके अपने जमीर से पूछें, इनको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में आपकी शासन व्यवस्था कैसी। चलिए, राघवेंद्र सिंह जी, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आप लोगों के पास रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, युवाओं को आप सेटल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए खुद ही पर्चा लीक करवा दे रहे हैं। पेपर लीक करवाएं ताकि परीक्षा रद्द हो तो रोजगार आपको देने नहीं पड़ेंगे। कैसी हास्यास्पद बात है। मैंने सरकारी आंकड़े बताए हैं, बेरोजगारी तो इनके समय कितने थी, हमारी समय कितनी है। अखिलेश यादव सिर्फ गाल बजाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनकी बेहतर सरकारें देखी हैं, किस तरीके से इन लोगों ने काम किया है, किस प्रकार की इनकी आ रही हैं। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हुआ है, अब ये अपनी पीठ ठोकते घूम रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मैंने बनाया है। जब इनकी सरकार 2017 में गई थी तो इन्होंने मात्र 20% जमीन एक्वायर की थी। उसके बाद 15,000 करोड़ का बजट रखा था। भारतीय जनता पार्टी ने उसी एक्सप्रेस वे को 11,000 करोड़ में बना करके तैयार कर दिया।
कल्पना करिए अगर समाजवादी पार्टी लेकिन की राघवेंद्र सरकार जी, ये तो दोबारा एक आके जरूरत है ना, ये तो पब्लिक की जरूरत है, इस पर पीठ थपथपानी कैसी? ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि कम से कम बेहतर रोड आप पब्लिक को दें, ये मूलभूत सुविधाओं में आती है। पराग जी, ये यही हम बता रहे हैं, बेहतर सुविधाएं हर सरकार की जिम्मेदारी होती है। हाँ। लेकिन इनकी जो बेहतर सुविधाएं घपले घोटाले से हो निकलती हैं। 4,000 करोड़ रुपए कहाँ जा रहे थे पराग जी? मैं इनसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, थोड़ा रुकिए। हर उत्तर प्रदेश में हर तीसरे दिन मैं जवाब दूंगा। ये बता, अरे जवाब पहले मेरी बात होने दीजिए, जवाब आप बाद में देंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में हर तीसरे दिन दंगे हुआ करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ लोगों ने अराजकता फैलाने की लखनऊ में कोशिश की थी, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने खाल खींच के भूसा भर दिया था उससे। लेकिन आपने ठोक दो की नीति पर किसी को भी ठोक दिया फिर? नहीं, ये नहीं, ये तो गलत बात है। ठोको नीति से नहीं हुआ था। अपराधी लोग जो हैं वो लगातार मुठभेड़ों में मारे गए, हमारे चलिए सिपाही में मारे गए हैं। ठीक है पराग जी, समाजवादी पार्टी की सरकार अच्छी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखी। अभी समाजवादी पार्टी और विपक्ष के 2-3 प्रवक्ता बोल गए, इन्होंने अपनी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मुख्य रूप से इससे पहले सरकार नहीं जाऊंगा ना इन्होंने अपनी कार्य योजना पे कोई जरा सा संक्षेप से टिप्पणी की, ना इनकी पिछली सरकार थी उसमें कोई टिप्पणी। चलिए जवाब ले लेते हैं आप, ठीक है, संक्षेप में छोटा प्लीज। वास्तविकता ये है, इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है, ठीक है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में अराजकता और गुंडाई करते रहे। चलिए आज जब समाजवादी पार्टी की सरकार में जो अपराधी हेलीकॉप्टर में मुख्यमंत्री के साथ घुमा करते थे, आज चलिए अब जवाब ले लेते हैं राघवेंद्र जी, समय हाँ ज्यादा समय ना लेते हुए जवाब विवेक जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद जय नहीं जाऊंगा थोड़ा क्योंकि बारी बारी से चलते हैं तो सबकी बात हो जाएगी, बीच में हम बोलेंगे तो समय खराब होगा। विवेक जी अपनी बात रखिए। देखिए, इन्होंने एक्सप्रेसवे की बात, तो जो एक्सप्रेसवे इन्होंने खुद माना कि समाजवादी पार्टी की सरकार में उसकी एक्विजिशन हुआ था जी, और आरएफक्यू और आरएफपी दोनों हो चुका था, बस L1 का टेंडर रह गया। वो भी टेंडर जो कर रही थी इंडिया की टॉप कंपनी। राघवेंद्र जी प्लीज नहीं सर, राघवेंद्र सिंह जी प्लीज दरख्वास्त है मेरी आपसे, राघवेंद्र सिंह जी प्लीज सर, ये तरीका गलत है सर। आपको सभी लोगों ने सुना ना? राघवेंद्र जी आपने अपनी बात रख ली सर, अब बाकी लोगों को मौका दीजिए प्लीज। राघवेंद्र जी विवेक जी प्लीज राघवेंद्र जी, सभी लोगों ने आपकी बात को बड़े धैर्य पूर्वक सुना, अब आप भी सुनिए सर। राघवेंद्र जी अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप अपनी बारी पर बोलिएगा ना। राघवेंद्र जी अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप अपनी बारी का इंतजार करिए सर। राघवेंद्र जी प्लीज सर, तरीका गलत है मुझे सर, ये तरीका गलत है। राघवेंद्र जी प्लीज, सभी ने आपको धैर्य पूर्वक सुना, आप अपनी बारी पर ऑब्जेक्शन उठाइएगा, लेकिन सुन लीजिए सभी को प्लीज। विवेक जी अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए, एक्सप्रेसवे में सबसे पहली बात है कि वाराणसी को भी हमने एक्सप्रेसवे से जोड़ा था जी। आज वाराणसी को इन्होंने काट दिया पहली बार, जबकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है। बनारस के साथ इन्होंने इतना अन्याय क्यों किया ये बता जी। आज एक्सप्रेसवे में चले जाइए, ना एक वहां पर सर्विस रोड है, ना रोड साइड एनिमिटीज है, एक पेट्रोल पंप, एक ढाबा तक, ना मोटेल्स, ना कुछ, ना रुकने की व्यवस्था, कहीं कुछ नहीं मिलेगी। आपको लगेगा ये कह रहे हैं कि एक्सप्रेसवे हमने बहुत बनाया। जो एक्सप्रेसवे हमने बनाया वो 6 लेन एक्सपेंडेबल टू 8 लेन। आपका क्या है? ओनली 6 लेन, नॉट एक्सपेंडेबल टू 8 लेन। पहले समझ लिया करो तब बोला करो, समझे? Your expressway is not expandable to 8 lanes. Our expressway is expandable to 8 lanes. इसलिए उसका बजट 15,000 करोड़ था। पहले पढ़ के आया करिए, तब यहां बैठ के बकवास किया करिए। और दूसरी बात, नौकरियों की बात जो हम कर रहे हैं, एक बार पर्चा लीक हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 10 बार हो सकता है, 15 बार हो सकता है, 17 बार नहीं हो सकता। आप नौकरी देना नहीं चाहते लोगों को, 17 बार पर्चा लीक कराते हो, SIT बनाते हो और कुछ नहीं निकलता है। आप लोग खुद शिक्षा माफिया से मिलकर कमीशन खा के भ्रष्टाचार कर रहे हो। 69,000 शिक्षक की भ्रष्टाचारी हुई। PPE किट कोरोना में, ऑक्सीजन मीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर में, दवाइयों, शमशान की लकड़ियों तक में आप लोग ने भ्रष्टाचार कर दिया और यहां बैठ के बात कर रहे हैं। शमशान घाट की छत गिर गई, लोग कुचल के मर गए। आपके गुजर जो विधायक है लोनी के, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में व्यापक भ्रष्टाचार है। श्याम प्रकाश आपके विधायक है, हरदोई के जाके पूछ लीजिए, उन्होंने कहा कि हमारे पूरी राजनीतिक कैरियर में इतना भ्रष्टाचार
हमने होते नहीं देखा। ये आप भी का विधायक कह रहा है, ये समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है। ब्रिजभूषण राजपूत से जाके पूछिए जो बुंदेलखंड से आते हैं, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का गढ़ है। कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक खुद कह रहा है। आप लोग यहाँ बैठ के बात करते हैं, अपने विधायकों को निकाल दीजिए, उनको हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद भ्रष्टाचारी। अरे जो लोग कोरोना काल में पैसे के चक्कर में दारुओं का ठेका खोल दे, वो बैठ के ठीक है, लेकिन विवेक जी कहते हैं ना कि जिन पर मुकदमे दर्ज हुए उनको आपने टिकट दिया, ऐसे लोगों को आपने अपनी पार्टी में रखा और उन पर अब हम कार्रवाई कर रहे हैं। बीजेपी के 312 विधायक हैं, अगर इनके घटक दलों को छोड़ दी। हाँ। 114 ऐसे हैं जिन पे गंभीर मुकदमे हैं, 78 ऐसे हैं जिन पे हत्या और बलात्कार के आरोप है। अरे हत्यारे और बलात्कारी हम पे इल्जाम लगाएंगे? अपने गिरावान में झांक के देखो, खुद पता चल जाएगा कि ठीक है, हत्यारे और बलात्कारी। ठीक है सुधांशु जी, ठीक है, विधानसभा में आपके साथ बैठते हैं। ठीक है सुधांशु जी, उसके बाद आ रहा हूं जैनिन जी आपके पास। सुधांशु जी, महिलाओं की भागीदारी को लेकर आपने जो बीड़ा उठाया, प्रियंका गांधी ने जिस तरीके की बातें कही हैं, बेहतर है, महिलाओं की भागीदारी होनी भी चाहिए, लेकिन सिर्फ टिकट वितरण तक ही ये सीमित ना हो। अगर सरकार आपकी सत्ता में आती है तो आप लोगों के पास क्या कुछ प्रोग्राम है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए? सुधांशु जी, आपकी आवाज में। हाँ, आ रही है जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए प्रियंका जी ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है और निस्संदेह रूप से हर दौर में कांग्रेस ने ये काम किया है। कांग्रेस में महिलाओं को नेतृत्व दिया है, भविष्य में भी नेतृत्व देने की ये ऐतिहासिक बात है। हिंदुस्तान के इतिहास में भी ऐतिहासिक बात है कि पहली बार संसदीय इतिहास में 40% टिकट पर केवल महिलाएं लड़ी, और ये इसलिए जरूरी है। ये जो वर्चस्व है जिसमें चिन्मयानंद सिंह और इन अपराधियों का सरकार पूरी तरह से संरक्षण करती है, जिसमें महिलाओं के खिलाफ बातें बोली जाती हैं, इन लोगों को बताने के लिए है कि ये महिलाएं बताएंगी कि हम केवल कुचले जाने के लिए नहीं हैं, हमारी भी इस समाज में उतनी हिस्सेदारी है। वो घर समाज से निकल बाहर आएंगी। और आप कह रहे थे कि टिकाऊ की भी वही बात है। कितनी महिला नेताएं हैं जिन्होंने दल बदल किया। महिलाएं विश्वसनीय होती हैं, महिलाएं समाज के प्रति करुणा से भरी होती हैं। आपको लग रहा है कि अगर अभी अपराध चरम पर है तो महिलाओं की भागीदारी से अपराध पर लगाम लगेगी? कितनी महिलाएं अपराध में संलिप्त आपने देखी? सबसे ज्यादा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे सर? कोई ठोस प्लानिंग है या सिर्फ हवाई बातें हैं? नहीं, प्रियंका जी ने कहा है कि 20 लाख सरकारी नौकरियां जो देंगी, सरकारी नौकरी, इन लोगों की तरह रोजगार का ढकोसला नहीं। राघवन जी ध्यान देकर सुनिए, 20 लाख सरकारी नौकरियां देगी, उसमें अरे महिलाओं को। अरे भाई, अरे चुप, सुन लीजिए, राघवन जी सुन लीजिए, मैं आऊंगा। राघवन जी सुन लीजिए एक बार, सुनने की आदत कंप्लीट करिए जल्दी से। उसमें 40% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। थानों में 40 महिला, पुलिस में 40% महिलाओं की भर्ती होगी, जिससे महिलाओं की सुनवाई हो। अभी महिलाओं के साथ क्या बर्ताव किया जाता है सबको मालूम है। उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 है। थानों में महिलाओं की रिपोर्ट नहीं दर्ज की जा रही है। हर अपराध, तो इन सारी चीजों पर लगाम लगेगा। जब रोजगार पाएंगी महिलाएं तो आगे बढ़ेंगी, स्मार्टफोन मिलेगा तो बेटियां पढ़ेंगी, स्कूटी से दूर दराज के स्कूलों में पढ़ने जाएंगी, वो आत्मनिर्भर बन सकेंगी। और तभी सही मायनों में उत्तर प्रदेश भी आत्मनिर्भर होगा। चलिए, ठीक है। ढकोसलेबाजों से, इन जुमलेबाजों से उत्तर प्रदेश मुक्त होगा, निर्भय। ये सिंह और चिन्मयानंद के संरक्षण वालों से उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से इस बार मुक्त हो रहा है प्रियंका जी के लिए। चलिए ठीक है। जैनेन्द्र अर्कवंशी जी, मुझे लग रहा कि आज आपके पास बहुत लंबी लिस्ट है, आप शुरुआत से ही बार बार हाथ उठा रहे हैं। नहीं, लंबी नहीं है, वो भाजपा की ही लिस्ट है जो भी है। तो मैं पहले तो जहां पे उंगली उठाई थी वहां पे ये बताना चाहूंगा कि 11,527 करोड़ में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 22 महीने में बनके तैयार हो गया, और 302 किलोमीटर का इन्होंने 4.5 साल लिया 341 किलोमीटर हाईवे बनाने के लिए। और जिस दिन बंद उद्घाटन हुआ था उस दिन भी हमने डिबेट की थी। 22,500 करोड़ इसके ऊपर खर्च आया है। और वो कब आया है? जब इन्होंने उसकी चौड़ाई कम कर दी है, उस पर एक भी मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था, तेल की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, टॉयलेटरी की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था कुछ नहीं है। लाइट भी यदा कदा ही कहीं कहीं बीच में शायद जलती मिल जाती होंगी जुगनू की तरह, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और यानी रकम में कटौती तो सुविधाओं में भी कटौती।
नहीं, रकम में कहाँ हुई, मैं बताता हूँ। 11,527 करोड़ में 302 किलोमीटर हाईवे, आगरा एक्सप्रेस हाईवे बना। और ये 22,500 करोड़ में 341 किलोमीटर का हाईवे बना, पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो रकम में कहाँ कटौती की है इन्होंने? 302 किलोमीटर। महंगाई भी तो बढ़ रही है सर, मैंने उस दिन भी बताया था कि ये नहीं महंगाई तो यही कम करने का वादा करोड़ होना चाहिए था, पूछा जाना चाहिए। महंगाई बताया था। ये 10 साल का आकलन नहीं है। जब डीपीआर बनती है उसमें जब तक कंप्लीट होता है उसकी पूरी रिपोर्ट होती है कि ये इस दिन से बनना चालू होगा और इस दिन तक बनेगा, उस समय कितनी लागत आएगी वो पहले दिन ही डीपीआर में पता चल जाता है। मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि 22,500 करोड़। तो ये सपा वाला आप डीपीआर बता रहे हैं या बीजेपी वाला बता रहे हैं? नहीं, दोनों का डीपीआर सपा ही सरकार में बना था। अच्छा, बीजेपी तो कहते कि हमने बनाया, लेकिन जी बीजेपी तो अपना दावा ठोक रही है ना उस पर। नहीं, जब बीजेपी के जो राघवेंद्र भाई है उन्होंने भी मान लिया कि एक्विजिशन हो चुका था 20% से ज्यादा का। अब बताइए, एक्विजिशन अगर हो चुका था तो एक रोड मैप बनाया होगा कि हमें कितना लंबा हाईवे चाहिए, कितना चौड़ा चाहिए, और उसका पूरा दोबारा से नया करने के लिए इनके पास समय नहीं था। तो इन्होंने उसी को आगे एक्वायर करना शुरू किया, लेकिन उसकी चौड़ाई कम कर दी। ठीक है, उस पर कोई भी पब्लिक के लिए सुविधा नहीं दी। लेकिन आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन्होंने कहा हमारी सरकार में घोटाले नहीं हुए। मैं बताता हूं इनको, मैंने एक दिन आपके चैनल पे ही और भी बताया था। पशुधन घोटाला, डीएचएफएल घोटाला, स्मार्ट मीटर घोटाला, टोरंटो घोटाला, सहकारिता विभाग घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, यूनिवर्सिटी समिट के नाम पे, इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पे घोटाला हुआ था, छात्रवृत्ति घोटाला हुआ था, यूपी पीसीएल ईपीएफ का घोटाला, फर्टिलाइजर घोटाला, एनिमल हस्बेंड्री घोटाला, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में घोटाला, आयुष्मान योजना स्कैम, 46 हॉस्पिटल। लेकिन जैनेश जी, घोटाले हुए कब? आपको पता नहीं लगा? आप तो साथ में ही थे ना, आपको कानों कान खबर तक नहीं हुई और आपके बगल में बैठकर आप ही के साथ ये घोटाले करते रहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी जब साथ में थे तब भी रोज चिल्ला रहे थे। और अगर ना यकीन है, मैं अगली बार वो सारी कटिंग लेके आऊंगा कि ओम प्रकाश राजभर अपने ही साथी दल के लिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको लाके दिखा दूंगा वो कटिंग। और मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, क्योंकि विधानसभा में भी उस समय सत्ता पक्ष के खिलाफ हमारे ही ओम प्रकाश राजभर जी बोल रहे थे, बल्कि वो पक्ष में होते हुए भी विपक्ष का पूरा कर्तव्य निर्वाह कर रहे थे उस समय भी, कि सरकार अपने रास्ते से भटक न जाए। उन्हीं के कहने से जो पहले की धूल फागरी रिपोर्ट थी आरक्षण के वर्गीकरण की, 3 भागों में वर्गीकरण होना चाहिए, उन्हीं के कहने से दोबारा समिति बनी और राघवेंद्र समिति बनी, और उसी को ये लागू करने पे पीछे हट गए थे, तभी हम लोग अलग हुए थे। मैं इसके अलावा किसानों के आपको बताता हूँ, किसान आज भी जाके देख लीजिए कि किसान को यूरिया लेने जा रहा है, धान बेचने जा रहा है, वहां मंडी में उसकी धान नहीं बिक रही है, इधर यूरिया की दुकान पे सुबह शाम तक बैठ के वापस घर आ जाता है। किसानों की ये हालत है। इन्होंने कहा रोजगार दे रहे हैं। मैं बता दूं, रोजगार के नाम पे आप बस एक बार मनरेगा का डेटा उठा के देख लीजिए और मुझसे पूछिए कि मनरेगा में कैसे बढ़ रहे हैं लोग, क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो वो जाके क्या करें, 500 रुपए दिहाड़ी जहां कमाते थे, आज 202 रुपए, वो भी उसकी गारंटी केवल 100 दिन की है। आप ये देख लीजिए कि इस उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को राशन कार्ड के द्वारा 14 करोड़ 82 लाख लोगों को राशन कार्ड के द्वारा राशन दिया जा रहा है। तो क्या ये रोजगार दे रहे हैं? ठीक है, यानी किसानों का मुद्दा, गरीबों का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा, अपराध का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, हाईवे का मुद्दा और एयरपोर्ट का मुद्दा, सारे मुद्दे आप लोगों के लिए बड़े हैं। और इस बार आप लोग चुनाव में इन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं ना। मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ उस पर, वो राज्य सरकार के अंदर नहीं आता है, वो तो केंद्र सरकार का है। चलिए ठीक है, ठीक है, आप पुष्पे, ठीक है, नहीं मैं इसी में बता दूं, एम्स का वादा करके आए थे। एक एम्स ऐसा भी है अब तो, अभी तो आपने बोला कि एम्स का तो राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मैं वही बता रहा हूं, केंद्र के लिए बता रहा हूं, और इस वजह से बता रहा हूं कि आपको सुन के समय है सर, 2016 में एक एम्स के लिए जी 2016 एक एम्स के लिए, बिल्कुल बस लास्ट लाइन है, 2016 में तमिलनाडु के एम्स के लिए अरुण जेटली जी ने घोषणा की। 2017 में अगले साल फिर दोबारा से उसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने की। 22 एम्स में से 6 एम्स पहले से ही चल रहे थे, बने हुए थे, एक एम्स इनके कार्यकाल में बना है, और 15 जो एम्स है अभी भी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, कहीं ना कहीं उनकी किसी न किसी एम्स की जमीन तक एक्वायर नहीं की है इन्होंने। ठीक है, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी बताइए सर, सच बताइएगा, इन सभी पार्टियों में कौन सच बोल रहा है?
देखिए, मुझे हंसी आ रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन करके, जब वो ये कहते हैं कि पिछली सरकारों में घोटाला हुआ था, पिछली सरकारों की आड़ लेते हैं। जब इनसे कहो कि आपके एमएलए आपके मंत्री पे मुकदमा दर्ज है, तो ये बताते हैं कि सपा वालों पे दर्ज था। अपनी चीजें दूसरों पे डाल करके खुद बचना चाहते हैं। इनको याद दिलाइए जरा कि जल जीवन मिशन घोटाला किसके काल में हुआ? योगी जी के काल में हुआ ना। कोरोना घोटाला, कोरोना के समय जब इतनी विकट परिस्थिति थी, उसमें इनके मंत्री बाकायदा वेंटिलेटर में घोटाला कर रहे थे, ऑक्सीमीटर में घोटाला कर रहे थे, जीवन रक्षक उपकरणों को नहीं छोड़ा। और उससे बड़ी बात आपको बताता हूं कि भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी, उसने भगवान राम को भी नहीं बख्शा, उनके नाम पे चंदा चोरी की। और जिसके माथे पे चंदा चोरी का दाग हो, वो यहाँ बैठ करके हमारे सामने घोटालों की और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। बीजेपी तो कहती है कि आप पहले विरोध कर रहे थे, तो उस पर भी अपना अधिकार आप जमा रहे हैं। अरे सुनिए, आप दूध का धुला बता रहे हैं अपने आप को। देखिए, महिला उत्पीड़न के मुद्दे पर जब संजय सिंह जी आवाज उठाते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देते हैं। बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए जब संजय सिंह जी आवाज उठाते हैं तो उनके खिलाफ एक और मुकदमा कर देते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि एक नहीं, दो नहीं, 17, 18 मुकदमे। अच्छा पुष्पेंद्र जी, बताइए कि आपको कौन सी पार्टी से ज्यादा खतरा है यूपी में? देखिए, हमारी अपनी राजनीति है, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। हम इनकी तरह भगवान राम के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं। हम मंदिर मस्जिद की और पाकिस्तान कब्रिस्तान के नाम पर राजनीति नहीं करते। आम जनता की जो सहूलियतें हैं, जैसे बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इस मुद्दे पर राजनीति करते हैं। आपने शुरू में कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता की बात सुनकर आपको हंसी आई, बाकी पार्टी के जो प्रवक्ताओं ने बात कही उसको सुनकर आपको क्या लगा? देखिए, मैं यही आपसे कह रहा हूं कि आप दुहाई दे रहे हैं पिछली सरकारों की। भाई, पिछली सरकारों ने अगर कोई गलती की थी तो इसीलिए जनता ने उनको बदल करके आपको मौका दिया। ठीक है। तो आप क्या वही गलती दोहराएंगे? ठीक है। इसलिए आपको जनता ने मौका दिया है कि आप उनकी गलतियों को दोहराएं और उनका उदाहरण देकर के अपने आप को दूध का धुला साबित करेंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं चलेगा। चलिए अब जवाब ले लेते हैं। जवाब ले लेते हैं, और क्योंकि आखिरी चरण चल रहा है बहस का, इसलिए मैं चाहूंगा सभी खास मेहमानों से अपील मैं करूंगा कि अपना जो कमेंट वो संक्षेप में रखें, छोटा छोटा रखें। राघवेंद्र जी जवाब दीजिए सर। देखिए पराग जी, बहुत से आरोप हमारे ऊपर लगाए गए, वो सब निराधार आरोप थे और पूरे झूठे आरोप थे। सबसे पहले मैं दो लाइन सबके लिए बोलना चाहता हूँ। अरे भैया, कोरोना काल में भारतीय पुष्पेंद्र जी सुन लीजिए, आपके पास भी आऊंगा सर, आखिर में आपके पास भी आऊंगा प्लीज। आप बताइए ना पुष्पेंद्र जी। कोरोना काल में पुष्पेंद्र जी देखिए, बाकी लोग भी तो सुन रहे हैं सर। पुष्पेंद्र जी, बाकी लोग भी तो सुन रहे हैं ना, आप भी सुन लीजिए। चलिए, बोलिए कंप्लीट करिए पुष्पेंद्र जी। आप लोगों ने दिल्ली ऐसे प्रदेश की क्या गति बना दी है? वहां शिक्षकों को 6-6 महीने से तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दिल्ली की है। पुष्पेंद्र जी अपनी बारी पर, पुष्पेंद्र जी अपनी बारी पर, अपनी बारी पर। नहीं, गलत तरीका सर, प्लीज। सुधांशु जी अब आप भी मत बोलिए। सुधांशु जी, पुष्पेंद्र जी एक बार सुन लीजिए अपनी बारी पर। राघवेंद्र जी कंप्लीट करिए फटाफट। की बात हो गई। पुष्पेंद्र जी, आप लोग जो हो दिल्ली ऐसे प्रदेश को खराब करके रख दिया है। अब मैं कांग्रेस के ऊपर आना चाहता हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय इतनी लंबी बातें कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में चलिए ये 40% महिलाओं को टिकट देंगे। इसके साथ 4 प्रदेशों में और हो रही है चुनाव विधानसभा के, क्या वहां पर भी ये सहूलियत देंगे? क्या स्कूटी पंजाब में देंगे, उत्तराखंड में देंगे? क्या इस प्रकार की व्यवस्थाएं क्या अन्य प्रदेशों के लिए है? क्या प्रियंका गांधी पिछली बार भी आई थी लोकसभा चुनाव में, क्या गति हुई थी? आप हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं। बहुत ढोल ताशे बजाए गए। ठीक है, आगे बढ़िए। इंडिया ने बहुत शोर बचाया था। हाँ। 2 लोकसभा की सीट की जगह 1 सीट रही है। ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं उत्तर प्रदेश में ये कहीं नहीं है। जो घोषणा करनी हो उत्तर प्रदेश के लिए कर दीजिए। ठीक है, विवेक साइलस जी, ओवैसी का साथ पसंद नहीं है? नहीं, जहां तक ओवैसी जी की बात है, हमको तो लगता नहीं समाजवादी पार्टी और ओवैसी साहब का कोई तालमेल होने वाला है। ठीक है, ओवैसी साहब जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, वो क्यों हमें बता दे। ठीक है, और राजभर साहब के जो मुद्दे हैं उन पर सहमत हैं आप लोग? भाई, राजभर साहब के जो मुद्दे हमारे तय हुए हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हुआ है, खासतौर से ओबीसी को लेके, पिछड़ों को लेके, उस पे हम जो भी हमारी बातचीत है उस पे हम कायम रहेंगे। ठीक है, सीटों को लेकर कोई आकलन है क्या आपका? सीटों को लेके जो भी हमारी बात हुई उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब लिस्ट बाहर होगी तो पूरी जनता और आप मीडिया सब जान जाएगी कौन कहां से लड़ रहा है, किसको कितनी सीटें मिली। चलिए इंतजार करेंगे सर हम। सुधांशु वाजपेयी साहब, अब मैं चाहूंगा सर आप भी बताएं कि आपके साथ कौन है,
देखिए समाजवादी पार्टी ने क्लियर कर दिया है कि चाचा जी साथ हैं, राजभर साहब साथ हैं, ओवैसी का साथ अभी वो नहीं ले रहे हैं, उनको जरूरत महसूस नहीं हो रही है। आप लोग किसके साथ हैं, आपके साथ कौन है? पहले तो मैं राघवेंद्र जी की बात का जवाब दे दूं। देखिए राघवेंद्र जी जो बोल रहे हैं ना, वो दरअसल ये इनके दिल की बात है। इनको और इनकी पार्टी को और इनके मूल विचारधारा वाले दल को महिलाओं से नफरत है, इसीलिए आरएसएस में कभी भी महिलाओं को नहीं रखा क्या गया। करोगे? हमें नफरत राघवेंद्र जी सर आपका टर्न हो गया, प्लीज। उत्तर प्रदेश की जनता बेहतर जानती है आपकी स्थिति। राघवेंद्र जी आपका टर्न हो गया सर। कोई भी गाल बता दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। राघवेंद्र सिंह जी प्लीज शर्म खाइए, शर्म कंप्लीट करिए आप। सुधांशु जी कंप्लीट करिए। ये राघवेंद्र जी गलत है सर, आपको सुना ना सभी ने, आप भी सुनिए। आप चिन्मयानंद के राघवेंद्र जी महिलाओं से नफरत करने वाले हैं। इनको महिलाओं से नफरत है, दलितों से नफरत है, पिछड़ों से नफरत है। और नफरत का फार्मूला मैं बताऊं, इसी प्रकार की गतिविधियों के कारण उत्तर प्रदेश में आप नहीं हो। उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार की कारगुजारियां करते रहे 35 सालों से नहीं हो। उत्तर प्रदेश में आप जो राघवेंद्र जी प्लीज सर, आखिरी बार मैं बोल रहा हूँ, प्लीज सर, मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। सुधांशु जी कंप्लीट करिए आप। नफरत बंद कर दीजिए। उत्तर प्रदेश की महिलाएं भाजपा को ठीक है कर देंगी, ठीक है उनको बताएंगी यार, ठीक है। तो अगली बार से चलिए महिलाओं के दम पर आप इस बार कुछ बड़ा कमाल करेंगे, इसकी उम्मीद आप लोगों को है और जनता भी इसका जवाब देगी, क्योंकि जनता भी सभी पार्टी को देख रही है। लेकिन जैनेन जी आपने धोखा दे दिया ओवैसी साहब को। 2022 में हम सरकार बना रहे हैं और ठीक है, हमने जो प्रतिज्ञाएं की हैं, ठीक है, वो सारी प्रतिज्ञाएं पूरी करेंगे। ठीक है, महिलाओं से नफरत करने वालों को और हम नई बात बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कंप्लीट करिए, अब खत्म करिए। ठीक है, महिलाओं की भर्ती करनी पड़ेगी, देख लेना। चलिए ठीक है। जैनेन जी, ओवैसी साहब को आपने ऐसा धोखा दिया कि आप सपा तो उनको ले ही नहीं रही है, बाकी कोई उनका साथ नहीं ले रहा है। नहीं, हमने ओवैसी साहब को अलग नहीं किया था, वो पहले ही खुद अलग हो गए थे। और ये बात जिस दिन वो अलग हुए थे उस दिन भी हमारी डिबेट हुई थी, तब भी मैंने कहा था कि हम अलग नहीं हुए, वो अलग हुए हैं। और उसके बाद हमें लगा कि बेहतर और भी बेहतर लोगों के साथ जाना चाहिए, गए। लेकिन ये भी नहीं है कि ओवैसी साहब को भी हम गलत मानते हैं। उनके भी अपने कुछ मूल वोटर्स हैं जिनके लिए वो खड़े होते हैं जाके हर प्रदेश में, देश के हर कोने में। लेकिन मैं यहाँ बात करूंगा कि हमारा जो वोटर है वो कोई जाति विशेष नहीं है, युवा है जो बेरोजगार है या बेरोजगार कर दिया गया पिछले 1.5 साल 2 साल के अंदर। एमएसएमई वाले हैं, महिलाएं हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो। हमारा पूरा वोटर सभी जाति, सभी धर्म, सभी श्रमिक वर्ग, सभी किसान वर्ग, सभी लोग हैं। ऐसा नहीं है हम किसी एक को टारगेट कर रहे हैं। जी हाँ, आप कंप्लीट करिए सर, आप कंप्लीट करिए। जी, तो महिलाओं के लिए तो जैसे ठीक ही कहा सुधांशु भाई ने कि महिलाओं के लिए मुझे 2010 का एक कमेंट याद आ रहा है कि महिलाओं को घरों में रहना चाहिए और घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मोहन भागवत जी ने कहा था। और बिहार चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म हो। तो सभी का वो चाहते हैं कि एक व्यवस्था ऐसी बने जिसमें पुरुष प्रधान हो और बाकी सब लोग अगड़ी जाति वाले ही नौकरी करें। उनका एक मानना है पिछड़ी जाति, SC ST OBC वो काम ना करें। तो उनका ये मानना है महिलाएं भी काम ना करें, केवल अगड़ी जाति के पुरुष बाहर निकले घर से और कोई घर से बाहर ना निकले। चलिए ठीक है। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, क्या इतना भरोसा आपको अपनी पार्टी पर है कि दिल्ली जैसी यह लहर उत्तर प्रदेश के अंदर चल सकती है आपकी एक तरफा? बिल्कुल पराग जी, मैं तो यही बात कह रहा हूं। अभी ये भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे कोरोना को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना काल में जब उत्तर प्रदेश की जनता एक एक सांस के लिए तड़प रही थी, लोग अपनों को खो रहे थे। दिल्ली पर भी आरोप लगे सर कोविड काल में, केंद्र ने कहा कि हमने व्यवस्थाओं को संभाला। मैं पूरी बात कंप्लीट कर लूं, फिर उस पर भी बात करूंगा। उस समय जब एक एक सांस के लिए लोग, जनता तड़प रही थी यूपी की अपनों को बचाने के लिए, तब योगी जी ने अमानवीयता की सीमाएं पार कर दी थी और उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है तो आपको सीएम से बाकायदा परमिशन लेकर के, रिकमेंडेशन लेके आनी पड़ेगी, तब हम ज्वाइन करेंगे। सीएमओ से, माफ कीजिएगा, सीएमओ से। तो ये हालात थी। और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के हमारे नेता उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय संजय सिंह जी ऑक्सीजन सहित एम्बुलेंस, ऑक्सीजन एम्बुलेंस चला रहे थे और लोग
लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और उस समय उनको रोका जा रहा था। ठीक है। पराग जी, आपको याद होगा बचपन में हम सबने एक कहानी पढ़ी थी देवव्रत और सिद्धार्थ की, जिसमें एक हंस को तीर लग जाता है और उसको सिद्धार्थ बचा लेते हैं और बाद में फैसला ये होता है कि मारने वाले से बड़ा जो होता है वो बचाने वाला होता है। कंप्लीट करें। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कि उसको मारने वाला योगी आदित्यनाथ चाहिए या बचाने वाला संजय सिंह चाहिए। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। ठीक ये है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तय नहीं कर सकते, जिन्होंने कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की ऐसी दुर्गति कर दी कि लोगों की लाशें गंगा और यमुना में बह रही थी और उनको चील का। ठीक है, चलिए आप मैनेजमेंट की आप बात करें, बहुत संक्षेप में, बहुत जल्दी से फाइनल। विवेक जी, आप समर्थन दे रहे थे क्या अभी? मुझे ऐसा लग रहा था पुष्पेन जी को। नहीं, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। कोरोना काल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, लोग चलिए ठीक है, के पेड़ के नीचे बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा का हिस्सा आज बनने के लिए। और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर हम आपस में झगड़ते हैं टीवी डिबेट में, उन मुद्दों को ग्राउंड पर उतरकर भी उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है और पब्लिक की जरूरत भी सिर्फ यही मुद्दे हैं, विकास का एजेंडा है। फिलहाल आज सवाल तो बनता है, बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।